मैं सुधीर स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने चैनल स्कोर मैक्स पर। और आज की इस वीडियो में हम कवर करेंगे आपकी MCO 5 की यूनिट 11 बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ स्टैंडर्ड कोस्टिंग। तो इस यूनिट के अंदर आपका सबसे पहला पार्ट आता है, सबसे पहला टॉपिक आता है, वो है मीनिंग ऑफ स्टैंडर्ड कॉस्ट, कि स्टैंडर्ड कॉस्ट होता क्या है। तो अगर मैं शॉर्ट ब्रीफ की बात करूँ कि स्टैंडर्ड कॉस्ट के बारे में, तो जब भी हम कोई काम करते हैं, किसी प्रोडक्ट को डेवलप करते हैं, उसकी मैन्युफैक्चरिंग करते हैं, तो उससे पहले ही हम एक प्री डिटरमाइंड कॉस्ट को तैयार कर लेते हैं कि हाँ, इतनी कॉस्ट के अंदर ये प्रोडक्ट हमारा तैयार हो जाएगा। तो वही होता है आपका स्टैंडर्ड कॉस्ट। So standard cost are predetermined cost which may be used as a yardstick to measure the efficiency with which actual cost have been incurred under given circumstances। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि हमारी एक्चुअल कॉस्ट क्या है और हमारी स्टैंडर्ड कॉस्ट क्या है। इसके थ्रू कहीं ना कहीं हम अपनी एफिशिएंसी को मेजर करते हैं। अब आपकी देखते से अगर आपने स्टैंडर्ड कॉस्ट डिसाइड करी, आपको क्या बनाना है, आपको कोई टेबल की मैन्युफैक्चरिंग करनी है। आपकी स्टैंडर्ड कॉस्ट आपने कितनी डिसाइड करी है, 10 रुपीज़। और आपकी एक्चुअल कॉस्ट जो बनाने में कॉस्ट आई वो आ गई 11 रुपीज़। तो आपने देखो, आपने डिसाइड करा था 10 रुपीज़, कॉस्ट आई 11 रुपीज़, डिफरेंस कितने का है, 1 रुपीज़ का। मतलब आपकी यहाँ पर एफिशिएंसी अच्छी नहीं है, आपका जो मैनेजमेंट है वो सही से काम नहीं कर रहा है, क्योंकि कॉस्टिंग इसकी 10 रुपये आनी चाहिए थी, लेकिन उसकी कॉस्टिंग 11 रुपये आ गई है। यहाँ पर कहेंगे हमारा जो मैनेजमेंट है वो अच्छा नहीं है। लेकिन अगर अभी यहाँ पर 11 रुपये की जगह 10 रुपये के अंदर ये प्रोडक्ट तैयार हो जाता, मतलब स्टैंडर्ड तो 10 रुपये का था, लेकिन हमने उस प्रोडक्ट को 9 रुपये के अंदर तैयार कर दिया है, तो इस कंडीशन में हम कहेंगे कि हमारा जो एफिशिएंसी रेट है बहुत ज़्यादा है। तो ये बेसिक कॉन्सेप्ट होता है आपका स्टैंडर्ड कॉस्ट का। मतलब काम को, प्रोडक्ट को बनाने से पहले ही हम एक प्री डिटरमाइंड कॉस्ट को कैलकुलेट कर लेते हैं उस प्रोडक्ट की कॉस्टिंग की। अब ये कॉस्ट कैसे कैलकुलेट करते हैं, इसके पास हमारे पास बहुत सारे मेथड्स, टेक्निक्स होते हैं जिनका यूज़ कर हम इस कॉस्ट को डिसाइड करते हैं। सो इन शॉर्ट की स्टैंडर्ड कॉस्ट क्या है, तो सबसे पहले स्टैंडर्ड कॉस्ट एक प्री डिटरमाइंड कॉस्ट है। एग्जैक्टली एक कॉस्ट है जो आपको बताती है कि कोई प्रोडक्ट को बनाने में आपकी कितनी कॉस्टिंग आएगी बेस्ड ऑन टेक्निकल एस्टिमेटेड। इसको कॉस्ट को कैसे प्रिपेयर किया जाता है, इसके लिए हमारे पास कुछ कह सकते हैं टेक्निकल एस्टिमेट्स होते हैं, टेक्निकल मेथड्स होते हैं, उनका यूज़ कर हम स्टैंडर्ड कॉस्ट को तैयार करते हैं, या आप कह सकते हैं कि एडवांस कॉस्ट भी आपसे कह सकते हैं। नेक्स्ट है फॉर द पर्पस ऑफ कंपैरिजन। कंपैरिजन के लिए भी देख सकते हैं कि जिससे हम अपनी कह सकते हैं कि एफिशिएंसी को कंपेयर करेंगे, स्टैंडर्ड कॉस्ट कितनी थी और एक्चुअल कॉस्ट कितनी आई है उस प्रोडक्ट को बनाने की। तो उन दोनों को कंपेयर करने के लिए भी, अपनी एफिशिएंसी को चेक करने के लिए भी यूज़ करते हैं हम स्टैंडर्ड कॉस्ट का। बेस्ड फॉर फिक्स प्राइसिंग, मतलब प्राइस को फिक्सेशन करने के लिए अगर हमने कोई प्रोडक्ट को बनाया है तो उसका हमें कोई ना कोई एक कॉस्ट भी रखनी पड़ेगी मार्केट में सेल्स के लिए। तो उस प्राइस को फिक्स करने के लिए भी हम यूज़ करते हैं स्टैंडर्ड कॉस्ट का। तो स्टैंडर्ड कॉस्ट क्या है, एक प्री डिटरमाइंड कॉस्ट है जिसको कि टेक्निकल कह सकते हैं मेथड्स की हेल्प से कैलकुलेट किया जाता है। इसका यूज़ हम अपनी एक्चुअल कॉस्ट और अपनी स्टैंडर्ड कॉस्ट को कंपेयर करने के लिए देखते हैं कि उसमें कोई डेविएशन है या नहीं है, और इसकी हेल्प से ही हम अपने प्रोडक्ट की प्राइसिंग को भी फिक्स करते हैं। तो ये बेसिक कॉन्सेप्ट था आपका स्टैंडर्ड कॉस्ट का। अब नेक्स्ट आता है आपका स्टैंडर्ड कॉस्ट और एस्टिमेट कॉस्ट। अगर आप इन दोनों को देखोगे, इनके नेचर को देखोगे, तो काफ़ी हद तक इन दोनों के नेचर जो हैं सिमिलर ही होते हैं। यहाँ पर दोनों जगह हम अपने प्रोडक्ट को बनाने से पहले ही एडवांस में उसकी कॉस्ट को डिसाइड कर लेते हैं, लेकिन इनमें डिफरेंस क्या है, एक्चुअल वैल्यूज़ क्या है, एक्चुअल मीनिंग क्या है, उसको देखते हैं। तो जब हम बात करते हैं स्टैंडर्ड कॉस्ट के अंदर, तो स्टैंडर्ड कॉस्ट एम्फसाइजेज एज व्हाट द कॉस्ट शुड बी इन गिवन अ सेट ऑफ सिचुएशन। मतलब ये कहता है कि अगर कोई एक सिमिलर सिचुएशन दे रखी है तो उसके अंदर किसी प्रोडक्ट की कॉस्ट कितनी होनी चाहिए। मतलब ये फोकस करता है शुड बी, कि इतनी ही होनी चाहिए, इसके बियॉन्ड नहीं जानी चाहिए आपकी कॉस्टिंग किसी भी प्रोडक्ट की इन अ गिवन सिचुएशन। लेकिन आपका जो एस्टिमेटेड कॉस्ट है, एस्टिमेटेड कॉस्ट एम्फसाइज ऑन द व्हाट द कॉस्ट विल बी। ये कहता है कि इतनी आपकी होगी, ये फोकस नहीं कर रहा कि इतनी ही होनी चाहिए, बट आपको एक रफ आइडिया दे देता है कि हाँ, इस वैल्यू के आसपास ही आपकी वैल्यू होएगी। अगर मैं स्टैंडर्ड कॉस्ट की बात करूँ तो यहाँ पर ये कह देंगे 10 रुपीज़ आपकी स्टैंडर्ड कॉस्ट है, मतलब मैक्सिमम 10 रुपये ही लगने चाहिए उस प्रोडक्ट को बनाने के लिए। लेकिन जब वो कहेंगे 10 रुपीज़ आपकी एस्टिमेटेड कॉस्ट, तो इसका मतलब है आपकी जो कॉस्टिंग होगी, हो सकता है वो 9 रुपीज़ हो या हो सकता है वो 11 रुपीज़ हो।
मतलब आप जो वैल्यू कैलकुलेट करते हैं उसके आसपास में ही आपका जो बजट होता है, वो आपका एक्सपेंस होता है, वो होता है। ये पहला डिफरेंस था। दूसरा, स्टैंडर्ड कोस्ट और प्लान cost which are determined by technical experts after considering level of efficiency and production। तो स्टैंडर्ड कोस्ट को हम कैसे कैलकुलेट करते हैं, इसको हम देखते हैं कि हमारी क्या एफिशिएंसी है और क्या हमारा प्रोडक्शन का लेवल है। उनको देखकर हमारे जो टेक्निकल एक्सपर्ट्स होते हैं, टेक्निकल टीम होती है, इस कोस्ट को कैलकुलेट करती है। मतलब ये कैसा आपकी कोस्ट है, पूरी टेक्निकल और साइंटिफिक कोस्ट है, उसके बेस पर ही इसको तैयार किया जाता है। अब जबकि हम बात करते हैं एस्टिमेट कोस्ट की, सो एस्टिमेट कोस्ट आर डिटरमाइंड बाय टेकिंग इनटू द कंसिडरेशन द हिस्टोरिकल डेटा एज द बेसिस फॉर द एडजस्टिंग इनटू द फ्यूचर ट्रेंड। तो यहाँ पर क्या होता है, ये कंप्लीटली आपके हिस्ट्री के ऊपर डिपेंड करता है कि हो सकता है मैंने आज के 1 साल पहले एक कोई यूनिट प्रिपेयर करी थी, तो देख लेंगे कि उस एक यूनिट को बनाने के लिए कितनी कॉस्टिंग आई थी, उसके हिसाब से एक एस्टिमेट लगा लेते हैं कि हाँ फ्यूचर में भी इतनी ही वैल्यू आएगी, इतनी ही कॉस्टिंग हमारे पास आएगी। तो ये तो होता है हमारा साइंटिफिक बेस। ये कैसा हमारा साइंटिफिक कह सकते हो आप इसे, या टेक्निकल कह सकते हो, और ये है आपका हिस्टोरिकल बेस। अब नेक्स्ट है, इट इज यूज्ड एज अ डिवाइस फॉर मेजरिंग एफिशिएंसी। अब स्टैंडर्ड कोस्ट को आपकी एफिशिएंसी को मेजर करने के लिए यूज़ किया जाता है। कैसे होगा यूज़, अब आपकी जो स्टैंडर्ड कोस्ट थी आपकी 10 रुपीज़ थी, एक्चुअल कोस्ट आपकी 9 रुपीज़ आई। अगर आपकी एक्चुअल 9 आ रही है, मतलब आपकी स्टैंडर्ड कोस्ट माइनस एक्चुअल कोस्ट। अगर यहाँ पर वैल्यू प्लस में आती है तो मतलब आप एफिशिएंट हैं, आप अच्छे से काम कर रहे हैं। अगर ये माइनस में आती है तो मतलब आपकी एफिशिएंसी अच्छी नहीं है, आपका मैनेजमेंट अच्छा नहीं है। और जबकि हम अगर बात करते हैं एस्टिमेटेड कोस्ट की, इट कैन नॉट बी यूज्ड एज अ डिवाइस टू डिटरमाइन एफिशिएंसी, इट ओनली डिटरमाइन एक्सपेक्टेड कोस्ट। अब एस्टिमेटेड कोस्ट से हम कभी भी अपनी एफिशिएंसी को जज नहीं कर सकते। इसका यूज़ हम सिर्फ और सिर्फ एक्सपेक्टेड कोस्ट के लिए, डिटर्मिनेशन के लिए करते हैं। अब स्टैंडर्ड कोस्ट सर्व द पर्पस ऑफ कोस्ट कंट्रोल। तो क्या पर्पस होता है स्टैंडर्ड कोस्ट को कैलकुलेट करने का, कि हम अपनी कोस्ट को किस तरह कैलकुलेट कर सके। लेकिन जब हम बात करते हैं एस्टिमेटेड कोस्ट की, एस्टिमेटेड कोस्ट डू नॉट सर्व द पर्पस ऑफ कोस्ट कंट्रोल। तो इसका पर्पस कोस्ट कंट्रोल करना नहीं होता। अगर हम स्टैंडर्ड कोस्टिंग देखें, इज अ पार्ट ऑफ कोस्ट अकाउंटिंग प्रोसेस। तो हमारा जो स्टैंडर्ड कोस्टिंग है ये कोस्ट अकाउंटिंग का एक पार्ट है, और जबकि हमारा एस्टिमेटेड कोस्ट है वो कोस्ट आर स्टैटिकल इन नेचर एंड मे नॉट बी पार्ट ऑफ अकाउंटिंग। तो हमारा जो एस्टिमेटेड कोस्ट है वो अकाउंटिंग का पार्ट नहीं है, और हमारा जो स्टैंडर्ड कोस्ट है वो अकाउंटिंग का पार्ट है। नेक्स्ट है, इट इज़ अ टेक्निक डेवलप्ड एंड रिकॉग्नाइज्ड बाय द मैनेजमेंट एंड एकेडमिशियन। अब जो स्टैंडर्ड कोस्ट का एक तरीका है, इसका जो मेथड है, उसकी टेक्निक्स हैं, इसको डेवलप किया गया है किसके थ्रू, मैनेजमेंट और एकेडमिशियंस के थ्रू। लेकिन जबकि जो एस्टिमेटेड कोस्ट है इसको ऐसे किसी मेथड्स के थ्रू डेवलप नहीं किया गया, इसमें सिर्फ आप एस्टिमेट यूज़ कर कर इस वैल्यू को कैलकुलेट कर लेते हैं। लास्ट है, इट कैन बी यूज्ड वेयर स्टैंडर्ड कोस्टिंग इज इन ऑपरेशन। तो ये कहाँ यूज़ हो सकती है, मतलब इसे वहाँ यूज़ कर सकते हैं जहाँ पर आपकी स्टैंडर्ड कोस्टिंग होती है ऑपरेशन के लिए। मतलब आप कोई प्रोडक्शन कर रहे हैं, मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं, वहाँ पर इन चीज़ों को आप यूज़ कर सकते हैं। और आपकी जो एस्टिमेट कोस्ट होती है, इट मे बी यूज्ड इन एनी कंसर्न ऑपरेटिंग ऑन अ हिस्टोरिकल कोस्ट सिस्टम। अब इसको आप किसी भी कंसर्न में, किसी भी ऑपरेटिंग डिपार्टमेंट में, किसी भी ऑपरेटिंग पार्ट में यूज़ कर सकते हैं जहाँ पर आपके पास हिस्टोरिकल कोस्ट सिस्टम अवेलेबल रहा हो। तो ये आपके बेसिक डिफरेंस थे स्टैंडर्ड कोस्ट और एस्टिमेटेड कोस्ट के। अब नेक्स्ट है कि कॉन्सेप्ट ऑफ स्टैंडर्ड कोस्टिंग। क्योंकि अभी तक हमने क्या देखा, हमने देखी स्टैंडर्ड कोस्ट क्या होता है, लेकिन अब हम देखेंगे स्टैंडर्ड कोस्टिंग क्या होती है। सो स्टैंडर्ड कोस्टिंग इज अ टेक्निक ऑफ कोस्ट अकाउंटिंग। क्या है ये, कोस्ट अकाउंटिंग की एक टेक्निक है विच कंपेयर्स द स्टैंडर्ड कोस्ट ऑफ ईच प्रोडक्ट और सर्विस विद द एक्चुअल कोस्ट टू डिटरमाइन द एफिशिएंसी ऑफ द ऑपरेशन। ये एक कोस्ट अकाउंटिंग है, आपकी जो स्टैंडर्ड कोस्टिंग एक टेक्निक है कोस्ट अकाउंटिंग की, जो कंपेयर करती है आपकी स्टैंडर्ड कोस्ट और आपकी एक्चुअल कोस्ट को, जिसके थ्रू की वो उनकी एफिशिएंसी को जज कर पाती है। अब वो देखती है कि अगर हमारी एक्चुअल कोस्ट और स्टैंडर्ड कोस्ट इनके बीच में कोई डिफरेंस है तो उसे हम क्या कहते हैं, वेरिएशन कहते हैं।
या वेरिएंस कहते हैं। वेरिएंस दो तरीके के हो सकते हैं, एक होता है आपका फेवरेबल, एक होता है आपका अनफेवरेबल। तो जैसे भी वेरिएंस हमारे पास हैं उनके ऊपर कह सकते हैं उनको कंट्रोल करने के लिए हमें कुछ रेमेडियल एक्शंस की रिक्वायरमेंट होती है, तो वो इन्हीं के अंदर लिए जाते हैं। तो स्टैंडर्ड कॉस्टिंग क्या है? एक आपकी कह सकते हैं टेक्निक है किसकी? कॉस्ट अकाउंटिंग की। ये कंपेयर करते हैं आपकी स्टैंडर्ड कॉस्ट को किसके साथ? स्टैंडर्ड कॉस्ट विद एक्चुअल कॉस्ट। इनके बीच में जो भी वेरिएंस आता है, जो भी डिफरेंस आता है वेरिएंस, उसको कंट्रोल करते हैं और अपने रेमेडियल एक्शंस को लेते हैं उसको ठीक करने के लिए। तो ये कॉन्सेप्ट होता है आपका स्टैंडर्ड कॉस्टिंग का। स्टैंडर्ड कॉस्टिंग को कैसे किया जाता है, कौन कौन से स्टेप्स इन्वॉल्व होते हैं वो देखते हैं। तो सबसे पहला स्टेप्स होता है हमारे पास कि सेटिंग स्टैंडर्ड कॉस्ट। सबसे पहले हमें स्टैंडर्ड कॉस्ट को डिफाइन करना होगा, वहाँ फिक्स करना होगा फॉर द डिफरेंट एलिमेंट्स ऑफ कॉस्ट। सबसे पहला काम क्या है? स्टैंडर्ड कॉस्ट को फिक्स करना। दूसरा काम होता है रिकॉर्डिंग ऑफ एक्चुअल कॉस्ट। अब जो भी एक्चुअल कॉस्ट आई थी उसको रिकॉर्ड करना। तीसरा पार्ट है उसको कंपेयर करना, आपकी एक्चुअल कॉस्ट को और आपकी स्टैंडर्ड कॉस्ट को, और इनके बीच में जो भी डिफरेंस है, जो भी वेरिएंस है, उसको डिटरमाइन करना। फोर्थ स्टेप है एनालाइज द वेरिएंस टू नो द कॉज ऑफ देयर ऑफ। चौथे में देखती है अगर कोई वेरिएशन आया है तो उसका रीज़न क्या है, उसको एनालाइज करना। और फिफ्थ स्टेप होता है आपका कि रिपोर्टिंग द एनालाइज ऑफ वेरिएंस टू मैनेजमेंट फॉर टेकिंग एप्रोप्रिएट आंसर्स वेरेवर नेसेसरी। तो फिफ्थ पार्ट होता है कि जो भी रीजंस की वजह से जो वेरिएंस आ रहा है उसके बारे में मैनेजमेंट को रिपोर्ट देना, जिसके थ्रू कि वो प्रॉपर टाइम पर अपने प्रॉपर एक्शंस को लेकर उसको ठीक कर सके। तो ये होते हैं आपके स्टैंडर्ड कॉस्टिंग के स्टेप्स। सो बेसिकली स्टैंडर्ड कॉस्टिंग को कहाँ कहाँ यूज़ किया जाता है? जब आप किसी ऐसी इंडस्ट्री में हो जहाँ पर आपके प्रोडक्ट स्टैंडर्डाइज्ड प्रोडक्ट हैं, रिपीटेटिव नेचर के हैं, होमोजीनियस है, मतलब आप एक ही प्रोडक्ट को कंटिन्यू बना रहे हैं सेम साइज सेम वैल्यू के, तो वहाँ पर आप इसको यूज़ कर सकते हैं। लाइक जैसे कोई शॉप इंडस्ट्री है तो वो यूज़ कर लेगी, अगर कोई ऑटोमोबाइल है वो यूज़ कर सकती है, कोई मोबाइल मैन्युफैक्चरर है या कोई आप कह सकते हैं कोल्ड ड्रिंक बना रही है। मतलब ये सब क्या है? ये रिपीटेटिव नेचर्स के प्रोडक्ट को तैयार करते हैं। इनके जो प्रोडक्ट होते हैं वो एक स्टैंडर्ड प्रोडक्ट होते हैं, तो वहाँ पर आप इस स्टैंडर्ड कॉस्टिंग को यूज़ कर सकते हैं। तो ये था आपका कॉन्सेप्ट ऑफ स्टैंडर्ड कॉस्टिंग। अब नेक्स्ट है कि ऑब्जेक्टिव्स ऑफ स्टैंडर्ड कॉस्टिंग। इसके क्या क्या ऑब्जेक्टिव होते हैं? तो अगर पहले ऑब्जेक्टिव की बात करें, पहला ऑब्जेक्टिव है कॉस्ट कंट्रोल। क्योंकि कहीं ना कहीं हम एक यार्ड स्टिक की तरह यूज़ करते हैं, बाउंड्री बना देते हैं स्टैंडर्ड कॉस्टिंग के थ्रू कि जो भी वैल्यू है इससे बियॉन्ड नहीं जानी चाहिए, ये मैक्सिमम वैल्यू है किसी भी प्रोडक्ट को बनाने के लिए। तो क्या करते हैं हम, एक यार्ड स्टिक की तरह यूज़ करते हैं अपनी स्टैंडर्ड कॉस्टिंग का। हम फिक्स कर देते हैं कि इसके बियॉन्ड आपकी जो भी वैल्यू है नहीं जानी चाहिए। अगर उसके बियॉन्ड हमारी वैल्यू जाती है, कोई वेरिएंस आता है हमारे एक्चुअल कॉस्ट और स्टैंडर्ड कॉस्ट के अंदर, तो वहाँ पर हम कुछ रेमेडियल एक्शंस लेते हैं जिसके थ्रू कि उस कॉस्ट को कम किया जा सके, उस वेरिएंस को ख़त्म कर कर हमारी जो स्टैंडर्ड कॉस्ट है उस तक उस कॉस्ट को लेके आया जा सके। जैसे एग्जांपल ले सकते हैं कि आपकी स्टैंडर्ड कॉस्ट कितनी थी? 10 रुपीज़। आपकी एक्चुअल कॉस्ट आई 12 रुपीज़। अब जैसे ही 12 रुपीज़ आई, आप कंपेयर करोगे और आप देखोगे कि 2 रुपीज़ का वेरिएंस यहाँ पर आ रहा है। आप इसके बारे में मैनेजमेंट को बताओगे, फिर मैनेजमेंट देखेगा कि ये 2 रुपीज़ का डिफरेंस क्यों आ रहा है, फिर इसके ऊपर कुछ अपने रेमेडियल एक्शंस को लेंगे, जो भी स्टेप्स करेंगे, और किसी ना किसी तरह फिर जो 2 रुपीज़ का ये आपका डिफरेंस आ रहा है इसको वो ज़ीरो बनाएंगे या इसको ख़त्म करेंगे। मतलब जो भी स्टेप्स लेते हैं कि किस तरह इस 12 रुपये को वो 10 रुपये बना सकते हैं। तो इसके थ्रू कहीं ना कहीं वो कॉस्ट को कंट्रोल करते हैं हमारे प्रोडक्शन की, मैनेजमेंट की। नेक्स्ट है मैनेजमेंट बाय एक्सपेक्टेशन, या सॉरी नेक्स्ट है आपका मैनेजमेंट बाय एक्सेप्शन। अब एक्सेप्शन से मतलब क्या है कि इसका मैनेजमेंट कब किया जाता है स्टैंडर्ड कॉस्टिंग का? क्योंकि देखो, अगर आपने स्टैंडर्ड कॉस्ट डिसाइड करी 10 रुपीज़, आपकी एक्चुअल कॉस्ट भी आ गई 10 रुपीज़, तो इस कंडीशन में आप फिर आगे कोई भी कह सकते हैं आपका जो वर्क होता है, कोई भी स्टेप्स है वो नहीं उठाओगे, अपना मैनेजमेंट नहीं करोगे स्टैंडर्ड कॉस्टिंग का। लेकिन अगर हमारी एक्चुअल कॉस्ट कम या ज़्यादा होती है हमारी स्टैंडर्ड कॉस्ट से, तो वहाँ पर हम इस मैनेजमेंट का यूज़ करते हैं। तो यही मतलब इसका कि मैनेजमेंट बाय एक्सेप्शन।
हर जगह इसको यूज़ नहीं किया जाएगा, लेकिन अगर कभी आपकी जो एक्चुअल कॉस्ट है वो डाइवर्ट हो रही है, एडवर्स हो रही है आपकी स्टैंडर्ड कॉस्ट से, तो वहीं पर हम इस प्रिंसिपल का, इस मेथड का यूज़ करेंगे। नेक्स्ट ऑब्जेक्टिव है डेवलप्स कॉस्ट कॉन्शियस एटीट्यूड। अब जब हम यहाँ पर क्या करते हैं, हर चीज़ के बारे में पहले से एक स्टैंडर्ड कॉस्ट को डिफाइन कर देते हैं आपके ऑर्गेनाइजेशन में हर चीज़ के लिए, तो आपका कंप्लीट ऑर्गेनाइजेशन समझ जाता है कि हमें अब उनके पास एक लिमिट फिक्स हो जाती है कि हमें किसी भी काम को इसके अंदर रहकर ही करना है। मतलब हमारी एक लिमिट डिसाइड हो जाती है। अब हर किसी को पता है कि अगर उसको 100 रुपीज़ का बजट किसी को दिया गया है तो उसे कह दिया जाएगा कि कम से कम आपको इसके अंदर 10 यूनिट्स का प्रोडक्शन करना है। तो कहीं ना कहीं आपका जो प्रॉपर डिपार्टमेंट होता है वो कॉस्ट कॉन्शियसनेस बन जाता है। सब फोकस करते किस तरह अपनी एफिशिएंसी को इंक्रीज कर कर किस तरह उस एक फिक्स बजट के अंदर, एक स्टैंडर्ड कॉस्ट के अंदर अपने काम को पूरा कर दिया जाए। नेक्स्ट है फिक्सेशन ऑफ प्राइसेस। जब आप बात कर रहे हैं कि अपनी स्टैंडर्ड कॉस्टिंग की, मतलब स्टैंडर्ड कॉस्टिंग क्या है, आपने अपने प्रोडक्ट को बनाने से पहले ये एक वैल्यू को डिसाइड कर देते हैं कि हाँ मेरा प्रोडक्ट इसी वैल्यू के अंदर प्रिपेयर हो जाएगा। तो कहीं ना कहीं आपकी प्राइस के फिक्सेशंस में भी आपकी हेल्प करता है। लाइक जब कोई गवर्नमेंट टेंडर्स निकालती है तो आप कोटेशंस भरते हैं। कोटेशंस तो तभी भर पाओगे जब आपको एक स्टैंडर्ड वैल्यू पता हो उस काम की कि वो काम कितने में हो जाएगा। चाहे कोई कोटेशंस है, चाहे आप कोई गवर्नमेंट टेंडर है, चाहे कोई भी ऐसा काम है, तो वहाँ पर आपको उसकी स्टैंडर्ड वैल्यू पता होनी चाहिए। तो स्टैंडर्ड वैल्यू कहाँ से कैलकुलेट होती है, आपकी स्टैंडर्ड कॉस्टिंग के हिसाब से कैलकुलेट होती है। नेक्स्ट है फिक्सिंग प्राइसिंग एंड फॉर्मुलेटिंग पॉलिसीज। अब कोई प्रोडक्ट आप मार्केट में लॉन्च करना है तो उसकी प्राइस को कैसे फिक्स करोगे, आपको पता होना चाहिए ना कि उस प्रोडक्शन में कितना लग सकता है पैसा। आप स्टैंडर्ड कॉस्ट देख लोगे। एग्जाम्पल के तौर पर अगर किसी प्रोडक्ट का स्टैंडर्ड कॉस्ट हो सकता है या स्टैंडर्ड कॉस्ट वो है 100 रुपीज़, तो वहाँ पर मैं प्राइसिंग क्या रखूँगा, उसकी जो भी रखूँगा वो कम से कम 100 प्लस ही रहेगी, इससे माइनस नहीं आ सकती। और मैनेजमेंट मेरा किस तरह की पॉलिसीज़ को बनाए, किस तरह प्लानिंग करे, किस तरह प्राइसिंग करे, मतलब ये सारे डिसीजन भी हम विद द हेल्प ऑफ स्टैंडर्ड कॉस्टिंग ले सकते हैं। और लास्ट है मैनेजमेंट प्लानिंग। अब मैनेजमेंट प्लानिंग का मतलब क्या, देखो अब उनके पास एक तरह से हर लेवल के बारे में एक इन्फॉर्मेशन रहती है, कौन सा डिपार्टमेंट कितना इफेक्टिव है, कौन कितना एफिशिएंट है अपने काम को करने के लिए, अपने प्रॉफिट को जनरेट करने के लिए, कौन कितने कम टाइम पर कम कॉस्टिंग पर अपने काम को कर पा रहा है। अब हो सकता है हमारे पास ह्यूमन रिसोर्स है, ओके, ह्यूमन रिसोर्स। अब कोई वर्कर है, हमने उसे 10 रुपीज़ की स्टैंडर्ड कॉस्टिंग दी, वो हरदम उस प्रोडक्ट को 11 रुपये में तैयार कर रहा है। और वहीं पर कोई दूसरा वर्कर है, वो हरदम उस 10 रुपीज़ के प्रोडक्ट को 9 रुपीज़ में तैयार कर रहा है। तो कहीं ना कहीं हम इसे प्रमोशन दे सकते हैं और इसको अपनी कंपनी से बाहर भी कर सकते हैं, इसका कह सकते हैं डी प्रमोशन भी कर सकते हैं। मतलब बहुत सारे ऐसे एक्शंस होते हैं जो कि मैनेजमेंट प्लानिंग के अंदर किए जाते हैं। तो किसकी हेल्प से होते हैं, हमारी स्टैंडर्ड कॉस्टिंग की हेल्प से। तो ये ऑब्जेक्टिव्स थे आपके स्टैंडर्ड कॉस्टिंग को प्रिपेयर करने के। अब नेक्स्ट देखेंगे कि हम स्टैंडर्ड कॉस्टिंग वर्सेस बजटिंग, ये दोनों क्या होते हैं, इनके बीच में क्या डिफरेंस है। तो बजटिंग के बारे में अपने लास्ट लेक्चर में देख चुके हैं कि बजटिंग क्या होता है, हम किस तरह को कंट्रोल करते हैं। बजटिंग के अंदर 2 पार्ट बताए थे, एक था आपका बजट, दूसरा था बजटरी कंट्रोल। तो उन सभी बीच में और स्टैंडर्ड कॉस्टिंग के बीच में क्या डिफरेंस है वो हमें देखना है। तो सबसे पहला अगर हम देखते हैं कि स्टैंडर्ड कॉस्टिंग क्या है। स्टैंडर्ड कॉस्टिंग बेस्ड ऑन टेक्निकल इन्फॉर्मेशन एंड विच इज़ फिक्स्ड साइंटिफिकली। तो इसका बेस क्या है आपका स्टैंडर्ड कॉस्टिंग का, टेक्निकल इन्फॉर्मेशन इसका बेस है जो कि साइंटिफिकली फिक्स किया गया है। अगर हम बात करते हैं बजटिंग की तो इट इज़ बेस्ड ऑन स्टैंडर्ड कॉस्ट। हम स्टैंडर्ड कॉस्ट के बिहाफ पर ही बजटिंग को तैयार करते हैं, हिस्टोरिकल कॉस्ट के हिसाब से तैयार करते हैं और अपने एस्टिमेट के हिसाब से तैयार करते हैं। मतलब बजटिंग के अंदर इसका जो बेस है हमारा स्टैंडर्ड कॉस्ट, हिस्टोरिकल कॉस्ट और एस्टिमेट्स आते हैं। लेकिन स्टैंडर्ड कॉस्टिंग के अंदर सिर्फ हम टेक्निकल इन्फॉर्मेशन को बेस लेकर ही किसी की वैल्यू को कैलकुलेट करते हैं। नेक्स्ट है स्टैंडर्ड कॉस्ट आर यूज्ड mainly for the manufacturing functions and also for the marketing and administration functions. Therefore, it does not require functional coordination. जब हम स्टैंडर्ड कॉस्टिंग की बात करते हैं तो नॉर्मली इसका यूज़ हम मैन्युफैक्चरिंग, मार्केटिंग, एडमिनिस्ट्रेशन में करते हैं। और यहाँ पर हमें ये नहीं होता कि हमारे जितने भी फंक्शन है उनके बीच में कोऑर्डिनेशन जरूरी है, तभी हम स्टैंडर्ड कॉस्टिंग कर पाएंगे। यहाँ पर कोऑर्डिनेशन की कोई रिक्वायरमेंट नहीं होती हमारे अलग अलग फंक्शंस के अंदर। लेकिन जब हम बात करते हैं बजट्स की, तो बजट्स को हम अलग अलग डिपार्टमेंट में अलग अलग फंक्शंस के हिसाब से तैयार करते हैं। लाइक सेल्स बजट, परचेज बजट, प्रोडक्शन बजट, फाइनेंस बजट, पर्सनल डिपार्टमेंट बजट जिसे कि आप HR कहते हैं,
हर डिपार्टमेंट के लिए अलग से बजट प्रिपेयर किया जाता है और यहाँ पर आपके जितने भी फंक्शंस होते हैं, जितने भी डिपार्टमेंट होते हैं, उनके अंदर एक कोऑर्डिनेशन होना कंपलसरी होता है, तभी आप एक अच्छी बजटिंग प्रिपेयर कर पाओगे। अब नेक्स्ट है स्टैंडर्ड कोस्टिंग एम्फेसाइज द कोस्ट लेवल विच शुड बी रिड्यूस्ड। तो बजट्स एम्फेसिस कोस्ट लेवल विच शुड नॉट बी एक्सीडेड। बजट लेवल बात करता है कि हमें इसके आगे नहीं जाना, मतलब स्टैंडर्ड कोस्टिंग फोकस करता है कि हमें कोस्ट को घटाना है उससे, और बजटिंग बात करता है कि हमें उससे बियॉन्ड नहीं जाना। एग्जांपल आप ले सकते हैं, अगर इनकी स्टैंडर्ड कोस्ट 10 रुपीज़ है तो ये इनकी मैक्सिमम वैल्यू, ये कोशिश करेंगे इस प्रोडक्ट को 9 में 8 में तैयार कर लें। लेकिन जब हम बात करेंगे बजटिंग के अंदर, तो अगर बजटिंग में उन्होंने 10 रुपीज़ अलॉट करें तो वो कोशिश करेंगे कि कुछ भी करें लेकिन उनका जो बजट है, जो कोस्ट लेवल है, वो 10 रुपीज़ के बियॉन्ड ना जाए। तो ये था डिफरेंस आपका स्टैंडर्ड और बजटिंग के अंदर। नेक्स्ट है इन स्टैंडर्ड कोस्टिंग वेरिएंस आर यूजुअली रिवील्ड थ्रू अकाउंट। अब स्टैंडर्ड कोस्टिंग के अंदर आपके अंदर जो भी वेरिएंस आता है, मतलब स्टैंडर्ड कोस्ट माइनस एक्चुअल कोस्ट, ये होता है आपका वेरिएंस। ये कैसे रिवेल किया जाता है? ये रिवेल किया जाता है आपके अकाउंट्स के थ्रू। और बजटिंग में देखें कि वेरिएंस आर नॉट रिवेल्ड थ्रू अकाउंट्स एंड कंट्रोल इन एक्साइज्ड बाय पुटिंग बजटेड फिगर्स एंड एक्चुअल साइड बाय साइड। लेकिन बजटिंग के अंदर ऐसा अकाउंट्स में शो नहीं किया जाता, उसको साथ के साथ ही कंट्रोल वो करते रहते हैं। अब नेक्स्ट आपका कि इन स्टैंडर्ड कोस्टिंग अ डिटेल्ड एनालिसिस इज नीडेड इन अ केस ऑफ वेरिएंस। अगर आपके पास कोई वेरिएंस आ रहा है तो उसके लिए यहाँ पर आपको एक डिटेल्ड एनालाइज की रिक्वायरमेंट होती है। आपको पता होना चाहिए वो वेरिएंस क्यों आ रहा है, क्या फैक्टर है, क्या रीज़न है, क्या कॉजेज हमारे पास। बट अगर हम बात करें बजटिंग के अंदर, तो नो फर्दर एनालिसिस इज रिक्वायर्ड इफ कॉस्ट आर विद इन द बजट। अब अगर आपकी कॉस्ट विद इन द बजट आ रही है तो बजटिंग के अंदर हमें किसी भी तरह के एनालाइज की रिक्वायरमेंट नहीं होती। नेक्स्ट है स्टैंडर्ड कोस्टिंग sets realistic yardstick and therefore it is more useful for controlling and reducing cost। तो स्टैंडर्ड कोस्टिंग एक तरह से कह सकते हैं कि रियलिस्टिक यार्ड स्टिक्स को सेट करती है, मतलब एक बाउंड्री टाइप में बना देती है, उस बाउंड्री के अंदर रहकर ही आपको काम करना है। तो कहीं ना कहीं इसकी हेल्प से हम कंट्रोलिंग और कॉस्ट को रिड्यूस ईजिली कर पाते हैं। लेकिन जब बजट्स की बात करते हैं तो बजट्स जनरली गेट मैक्सिमम लिमिट ऑफ एक्सपेंडिचर विदाउट कंसिडरिंग द इफेक्टिवनेस ऑफ एक्सपेंडिचर। तो बजट्स के अंदर हम देखते हैं कि हम एक लिमिट फिक्स करते हैं कि मैक्सिमम हमें इतना ही एक्सपेंड करना है इस काम को करने के लिए। तो वहाँ पर हम इफेक्टिवनेस के ऊपर फोकस नहीं करते, लेकिन आपका स्टैंडर्ड कोस्टिंग है इफेक्टिवनेस के ऊपर भी फोकस करता है। स्टैंडर्ड कोस्ट इज रिवाइज्ड ओनली व्हेन देयर इज अ चेंज इन बेसिक अजम्पशंस एंड बायसेस। स्टैंडर्ड कोस्टिंग को कब चेंज किया जाता है? जब देखते हैं कि अगर कोई हमारे पास एजम्पशंस बदल गए हैं या कोई बेसिस बदल गए हैं किसी भी काम को करने के लिए। लाइक आपकी मार्केटिंग का एनवायरनमेंट बदल गया है, आपके प्रोडक्ट की वैल्यू बदल गई है, प्रोडक्ट के रॉ मटेरियल की वैल्यू चेंज हो गई है। मतलब जब कोई ये बेसिक अजम्पशंस बदलते हैं तो ही हम स्टैंडर्ड कोस्ट को रिवाइज करते हैं। और हम बजटिंग की बात करें कि बजटिंग इज डन बिफोर द बिगिनिंग ऑफ ईच अकाउंटिंग ईयर या ईच अकाउंटिंग पीरियड। और बजटिंग को हर साल स्टार्ट होने से पहले इसको प्रिपेयर किया जाता है। तो स्टैंडर्ड कोस्ट को हम तब तक नहीं रिवाइज करते जब तक कोई हमारे बेसिक अजम्पशंस चेंज ना हो जाए, लेकिन बजटिंग को हर साल रिवाइज किया जाता है, हर साल उसको बनाया जाता है। नेक्स्ट है स्टैंडर्ड कोस्ट आर बेस्ड ऑन द बेसिस ऑफ स्टैंडर्ड सेट बाय मैनेजमेंट। तो स्टैंडर्ड कोस्ट क्या होता है? स्टैंडर्ड कोस्ट आर बेस्ड, किस पे बेस होते हैं? मतलब वो बेस पर डिपेंड होते हैं कि हमारे मैनेजमेंट ने कुछ स्टैंडर्ड फिक्स करे हैं, उन स्टैंडर्ड जो फिक्स करें हमारी मैनेजमेंट ने, उसके बेस पर ही हम अपने स्टैंडर्ड कोस्ट को तैयार करते हैं। लेकिन जब हम बात करते हैं बजट्स की, तो बजट्स आर सेट ऑन द बेसिस ऑफ प्रेजेंट लेवल ऑफ एफिशिएंसी। बजट्स को प्रिपेयर किया जाता है कि प्रेजेंट एफिशिएंसी क्या है हमारी, उसके हिसाब से हम अपने बजट को तैयार करेंगे। लेकिन स्टैंडर्ड कोस्ट को हम देखते हैं कि हमारी मैनेजमेंट के कैसे स्टैंडर्ड उन्होंने सेट कर रखे हैं और उनको बेस लेकर ही अपनी स्टैंडर्ड कोस्ट को तैयार करेंगे। नेक्स्ट है स्टैंडर्ड कोस्टिंग कैन नॉट यूज पार्शियली। स्टैंडर्ड कोस्ट विल हैव टू बी सेट फॉर ऑल एलिमेंट्स ऑफ अ कोस्ट। अब स्टैंडर्ड कोस्टिंग उसको हम पार्शली यूज़ नहीं कर सकते, मतलब किसी स्पेसिफिक पार्ट के लिए स्टैंडर्ड कोस्टिंग को नहीं कर सकते। अगर हमें स्टैंडर्ड कोस्टिंग को करना है तो हमें हर एलिमेंट को कैलकुलेट करना पड़ेगा। लेकिन आपकी जो बजटिंग होती है कैन बी डन आइदर होली और पार्शली। तो बजटिंग को हम किसी एक स्पेसिफिक पार्ट के लिए भी तैयार कर सकते हैं और एक कंप्लीट ऑर्गेनाइजेशन के लिए भी तैयार कर सकते हैं। So standard cost is a projection of cost accounting।
तो स्टैंडर्ड कॉस्ट क्या है? एक प्रोजेक्शन है आपकी कॉस्ट अकाउंटिंग का, मतलब कॉस्ट अकाउंटिंग का पार्ट है आपका स्टैंडर्ड कॉस्ट, और आपका जो बजटिंग है ये किसका पार्ट है? आपके फाइनेंशियल अकाउंट का। तो ये बेसिक डिफरेंस थे आपके स्टैंडर्ड कॉस्टिंग और बजटिंग के बीच में। आई होप आपको ये सारे क्लियर हो गए होंगे। अब नेक्स्ट आता है कि एडवांटेजेस ऑफ स्टैंडर्ड कॉस्टिंग। तो हमने जो एडवांटेज कह सकते हैं स्टैंडर्ड कॉस्ट के पढ़े थे, सेम वही एडवांटेज सारे के सारे आपके स्टैंडर्ड कॉस्टिंग के हैं। तो सबसे पहला एडवांटेज क्या है? टू मेजर एफिशिएंसी। एग्जैक्टली जब स्टैंडर्ड कॉस्टिंग को चेक करें तो स्टैंडर्ड कॉस्टिंग का मतलब क्या है? हम यहाँ पर कंपेयर करते हैं अपनी स्टैंडर्ड कॉस्ट को किसके साथ? एक्चुअल कॉस्ट के साथ। अगर ये वैल्यू प्लस में आती है तो मतलब हम एफिशिएंट हैं, और अगर ये वैल्यू माइनस में आती है तो हम क्या है? अनएफिशिएंट है। तो इस चीज़ को कैलकुलेट कर रहे हैं हम किसकी हेल्प से? स्टैंडर्ड कॉस्टिंग की हेल्प से। दूसरा है टू फिक्स प्राइस एंड फॉर्मुलेटेड पॉलिसीज। अब आपको किसी प्रोडक्ट के प्राइस को फिक्स करना है, आपको कोई टेंडर भरना है, आपको कोई कोटेशंस फिल करने हैं, तो वहाँ पर आपको पता होना चाहिए कि उसको प्रिपेयर करने में कितनी कॉस्टिंग आएगी। तो वहाँ पर भी आपकी हेल्प करता है, एडवांटेज है आपके स्टैंडर्ड कॉस्टिंग की। नेक्स्ट है फॉर इफेक्टिव कॉस्ट कंट्रोल। अब आप कॉस्ट, क्योंकि देखो जब आपने पहले में बात करी आप मेज़र कर रहे हैं उनकी एफिशिएंसी को, जब आप एफिशिएंसी को मेज़र करें तो कहीं ना कहीं अगर आपकी एफिशिएंसी कम हो रही है, आप अनएफिशिएंट हो रहे हैं, तो उसको कंट्रोल भी करोगे। जब आप उसको कंट्रोल करोगे तो कहीं ना कहीं आप कॉस्ट कंट्रोल भी कर रहे हैं वहाँ पर। तो वो हो जाता है आपका फॉर इफेक्टिव कॉस्ट कंट्रोल। नेक्स्ट है मैनेजमेंट बाय एक्सेप्शन। मैंने आपको बताया था कि अगर आपकी स्टैंडर्ड कॉस्ट और आपकी एक्चुअल कॉस्ट से जो भी डिफरेंस आ रहा है वो पॉजिटिव आ रहा है, तो वहाँ पर आप कभी भी स्टैंडर्ड कॉस्टिंग का यूज़ नहीं करोगे। लेकिन जब आप देखते हैं कि आपका टारगेट कुछ और था, आप उसके बियॉन्ड जा रहे हैं, तो उस कंडीशन में ही आप इस मैनेजमेंट का, इस अकाउंटिंग का, इस मेथड का यूज़ करोगे। मैनेजमेंट यहाँ पर तभी इंटरफेयर करता है जब देखते हैं कि हमारी एक्चुअल कॉस्ट और स्टैंडर्ड कॉस्ट के अंदर कोई डेविएशन देखने को मिल रहा है। तो इसीलिए से कहते हैं कि मैनेजमेंट बाय एक्सेप्शन। नेक्स्ट है वैल्यूएशन ऑफ स्टॉक्स। अब आपके पास एक स्टैंडर्ड कॉस्ट है, तो मतलब कहीं ना कहीं आपने उस प्रोडक्ट की वैल्यू को पहले से डिसाइड कर रखा है विद द हेल्प ऑफ साइंटिफिक मेथड्स एंड टेक्निक्स। तो आपको पता है कि उसकी एक्चुअल वैल्यू क्या है। तो जब भी आप उस वर्क को कह सकते हैं किसी भी दूसरे अकाउंट में ट्रांसफर करते हैं, आपको उसकी वैल्यूएशन को चेक करना होता है, तो आप इजीली उसकी वैल्यूएशन को बता सकते हैं कि हाँ हमारे पास जो भी स्टॉक अवेलेबल है उसकी ये वैल्यूएशन है। जब आप वैल्यूएशन स्टैंडर्ड कॉस्टिंग के थ्रू कर ले रहे हैं तो कहीं ना कहीं इसके थ्रू आपके पास का जो भी क्लरिकल वर्क होता है उसके वर्क को कम कर देते हैं, उनकी जो कॉस्टिंग होती है आपकी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर उसको भी घटा देते हैं। तो कहीं ना कहीं यहाँ से क्या कर रहे हैं आप? एक सेविंग करते हैं, क्योंकि आपका जो भी कॉस्ट को या स्टॉक को कैलकुलेशन का काम था वो आप स्टैंडर्ड कॉस्टिंग में कर लेते हैं एक्सेप्ट क्लरिकल वर्क के साथ। नेक्स्ट है कॉस्ट कॉन्शियसनेस। अब जब आप अपने ऑर्गेनाइजेशन के अंदर हर वर्क के लिए एक कॉस्ट फिक्स कर चुके हैं, डिसाइड कर देते हैं, एक पैरामीटर फिक्स कर दिया है कि ये एक यार्डस्टिक है, इसके बियॉन्ड आपको नहीं जाना है, ये फिक्स कॉस्ट है, इसके अंदर ही आपको रहकर काम करना है, इससे कम होनी चाहिए आपकी कॉस्ट, इससे ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। तो कहीं ना कहीं अब ऑर्गेनाइजेशन का हर पर्सन, हर एम्प्लॉय कि माइंड में हरदम यही रहेगा कि हमें कुछ भी करके अपनी एफिशिएंसी को इंक्रीज़ करना है, कुछ भी करना है, बट कॉस्ट को इससे कम लेके आना है। जब कॉस्ट को कम करने की कोशिश करेंगे तो हरदम वो कॉस्ट के बारे में कॉन्शियसनेस रहेंगे। नेक्स्ट है प्रोवाइड इंसेंटिव्स। अब जब आप बात कर रहे हैं स्टैंडर्ड कॉस्टिंग, यहाँ पर हम क्या करते हैं? हम बात करते हैं कि हमारी जो स्टैंडर्ड कॉस्टिंग थी उसमें कितना डिफरेंस है हमारी एक्चुअल कॉस्टिंग से। अगर स्टैंडर्ड कॉस्टिंग ज़्यादा है और एक्चुअल कॉस्टिंग कम है तो हमारा जो रिजल्ट आएगा पॉजिटिव आएगा। अगर कोई एम्प्लॉय हमें हरदम पॉजिटिव रिजल्ट दे रहा है तो हम उसको मोटिवेट करेंगे जिसके थ्रू कि वो और उस कॉस्टिंग को और कम कर सके। मोटिवेट कैसे करेंगे? हो सकता है हम उसे इंसेंटिव दे दें, उसे बोनस दे दें या उसे प्रमोशन दे दें। लेकिन अगर यहीं पर कोई एम्प्लॉय हरदम नेगेटिव रिजल्ट दे रहा है, मतलब वो स्टैंडर्ड कॉस्ट से ज़्यादा कॉस्ट ले रहा है अपने एक्चुअल कॉस्ट की, तो वहाँ पर हम देखेंगे कि हमें क्या रेमेडियल्स एक्शन लेने हैं जिसके थ्रू कि उसको कंट्रोल किया जा सके। तो ये कुछ एडवांटेजेस थी आपकी स्टैंडर्ड कॉस्टिंग की। नेक्स्ट है लिमिटेशंस ऑफ स्टैंडर्ड कॉस्टिंग। किसकी क्या क्या लिमिटेशन है? तो सबसे पहला है कि डिफ़िकल्टी इन सेटिंग स्टैंडर्ड। अब हमें किसी प्रोडक्ट की क्या वैल्यू फिक्स करनी है, सबसे पहली हमारे पास डिफ़िकल्टी यही होती है। जब भी हमें किसी स्टैंडर्ड को फिक्स करना होता है तो हमें बहुत सारे काम करने होते हैं, बहुत सारे साइंटिफिक एनालिसिस करने होते हैं। लाइक हमें
टाइम स्टडी करनी पड़ती है, हमें मोशन स्टडी करनी पड़ती है, हमें कह सकते हैं फैटिग स्टडी करनी पड़ती है। मतलब हमारे पास बहुत सारी स्टडी करनी पड़ती है, बहुत सारे साइंटिफिक वर्क होते हैं, उनको करने के बाद ही हम एक स्टैंडर्ड को फिक्स कर पाते हैं। सबसे पहला काम तो इसकी जो डिफ़िकल्टी है, जो लिमिटेशन है, यही है। दूसरा है नॉट सूटेबल टू स्मॉल बिजनेस। अब जब आप स्टैंडर्ड कॉस्टिंग कर रहे हैं, मतलब आप कंपैरिजन कर रहे हैं, एक एक्स्ट्रा यूनिट, अपना एक एक्स्ट्रा वर्क आप कर रहे हैं, आप देख रहे हैं कि आपका एक्चुअल वर्क कितना आ रहा है, एक्चुअल कॉस्ट कितनी आ रही है, साइंटिफिक कॉस्ट कितनी आ रही है। अब जब आप साइंटिफिक कॉस्ट को कैलकुलेट करोगे तो उसके लिए आपको साइंटिफिक मेथड्स का यूज़ करना पड़ेगा, साइंटिफिक स्टडी करनी पड़ेगी। इसके अंदर कहीं ना कहीं एक बहुत ज़्यादा कॉस्ट आने लग जाएगी। अब कोई नया बिजनेस है, स्मॉल बिजनेस, वो अभी अभी स्टार्ट हुआ है, तो उसके पास इतना फाइनेंस नहीं है कि वो इन स्टडी को कर कर अपने स्टैंडर्ड कॉस्ट को तैयार कर सके। तो कोई भी जो स्मॉल बिजनेस है उसके लिए सूटेबल नहीं है आपकी स्टैंडर्ड कॉस्टिंग। नेक्स्ट है कि नॉट सूटेबल टू ऑल इंडस्ट्रीज। अब मैंने कहा था कि ये कहाँ पर यूज़ होती है स्टैंडर्ड कॉस्टिंग, जब हम बात करते हैं सिमिलर प्रोडक्ट हो, या फिर आपके स्टैंडर्ड प्रोडक्ट हो, या फिर आपके होमोजीनियस नेचर के प्रोडक्ट हों। मतलब जब हमारे प्रोडक्ट एक जैसे होते हैं वहाँ पर तो हम यूज़ करते हैं स्टैंडर्ड कॉस्टिंग का। लेकिन अगर हमारा कोई प्रोडक्ट एक जैसा नहीं है, मतलब हम ऐसे काम कर रहे हैं तो एक सिमिलर नेचर के हरदम नहीं होते, कोई स्टैंडर्ड प्रोडक्ट ही वहाँ पर नहीं है, हम कोई सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं। अब ज़रूरी नहीं कि हम हर बार सेम सर्विस दे पाएँ, क्योंकि सर्विस ह्यूमन्स के थ्रू दी जाती है। और जब हम कोई काम रिपीट करते हैं तो ज़रूरी नहीं है कि जैसा हमने लास्ट टाइम किया था एग्जैक्टली वैसा ही काम हम हर बार कर पाएँ। तो मतलब जब एक स्टैंडर्ड फिक्स नहीं होता ना, तो वहाँ पर उन इंडस्ट्रीज़ के अंदर इसका यूज़ नहीं हो सकता, ये सूटेबल नहीं है वहाँ पर यूज़ करने के लिए। नेक्स्ट है डिफ़िकल्ट टू फिक्स रिस्पॉन्सिबिलिटी। अब रिस्पॉन्सिबिलिटी से मतलब क्या है, अब देखो आपका स्टैंडर्ड कॉस्ट 10 रुपीज़ थी, आपकी एक्चुअल कॉस्ट 11 रुपीज़ आई, आपका वेरिएंस आपने देखा 1 रुपीज़ का आ गया। अब वेरिएंस जो भी आया है इसके दो ही फैक्टर हो सकते हैं, या तो कोई कंट्रोलेबल फैक्टर होगा या अनकंट्रोलेबल फैक्टर होगा। अब अगर कंट्रोलेबल फैक्टर है उसको तुम्हारा मैनेजमेंट कंट्रोल कर लेगा, लेकिन अगर कोई अनकंट्रोलेबल फैक्टर है तो उसको हम कंट्रोल नहीं कर सकते। और हो सकता है जो आज कंट्रोलेबल फैक्टर है कुछ टाइम बाद, कुछ सिनेरियो के बाद वो अनकंट्रोलेबल बन जाए। तो यहाँ पर बहुत डिफिकल्ट होता है कि रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को फिक्स करना, कि कौन सा काम कौन करेगा, किसके लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है। और लास्ट है टेक्नोलॉजिकल चेंज। अब जैसे कुछ ऐसे इंडस्ट्रीज़ होती हैं जो कंटिन्यू अपनी टेक्नोलॉजी को चेंज करती रहती हैं। तो जब आप अपनी इंडस्ट्री की टेक्नोलॉजी को कंटिन्यू चेंज करते रहोगे तो वहाँ पर आपके पास कोई स्टैंडर्ड होगा ही नहीं स्टैंडर्ड कॉस्ट को कैलकुलेट करने के लिए, क्योंकि ये चीज़ आप तभी कर पाते हो जब आप रिपीटेशन में एक काम को करते रहते हैं। लेकिन जब अपनी मशीनरी को ही, अपनी टेक्नोलॉजी को ही कंटिन्यू चेंज करते जा रहे हैं, तो आप वहाँ पर टाइम स्टडी, मोशन स्टडी, या जो फैटिक स्टडी होती है, या जो भी आप साइंटिफिक एनालिसिस करते हैं, वो कैसे कर पाओगे, वो पॉसिबल नहीं हो पाएगा। तो ये कुछ हमारी बेसिक लिमिटेशंस हैं स्टैंडर्ड कॉस्टिंग की। अब नेक्स्ट है स्टैंडर्ड आवर। Production may be expressed in a different units of measurement such as kilos, tons, liters, numbers, etc. तो आप जो भी प्रोडक्शन करते हैं हम उसको एक यूनिट देते हैं। लेकिन कई बार हम कहते हैं कि हमने कितने किलो प्रोडक्शन कर लिया, कितने टन प्रोडक्शन कर लिया, कितने लीटर प्रोडक्शन कर लिया, या कितने नंबर्स प्रोडक्शन कर लिया। मतलब हर प्रोडक्शन के लिए हमें एक यूनिट को डिसाइड करना है। लेकिन जब हम बात करते हैं स्टैंडर्ड कॉस्टिंग के अंदर स्टैंडर्ड आवर्स की, तो वहाँ पर हमें हर सभी के लिए, हर तरह के प्रोडक्शन के लिए, मैन्युफैक्चरिंग के लिए एक सिंगल यूनिट की रिक्वायरमेंट पड़ती है जिसका यूज़ कर सके हम स्टैंडर्ड आवर के अंदर, स्टैंडर्ड कॉस्टिंग के अंदर। सो व्हेन अ कंसर्न प्रोड्यूसेस डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्रोड्यूसेस या डिफरेंट टाइप ऑफ प्रोडक्ट्स, द प्रोडक्शन विल बी एक्सप्रेस्ड इन डिफरेंट यूनिट। तो जब हम अलग अलग प्रोडक्ट का प्रोडक्शन कर रहे हैं तो वहाँ पर उनको हम अलग अलग यूनिट में ही एक्सप्रेस भी करेंगे। तो यहाँ पर बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। इट इज़ डिफिकल्ट टू एग्रीगेट द प्रोडक्शन विच इज़ एक्सप्रेस्ड इन डिफरेंट यूनिट्स। टू ओवरकम दिस डिफिकल्टी द प्रोडक्ट इज टू बी एक्सप्रेस्ड इन अ कॉमन मेजर नोन एज स्टैंडर्ड आवर। तो जब हम स्टैंडर्ड कॉस्ट को कैलकुलेट करते हैं हम कोशिश करते हैं कि हम हर वैल्यू को एक फिक्स स्टैंडर्ड के अंदर, एक फिक्स कह सकते हैं, एक पैरामीटर के अंदर उसको शो करें, एक यूनिट दे दें जिस यूनिट के अंदर कि हमारी हर तरह की प्रोडक्शन आ जाए, चाहे हमारी किलोज हो, टन्स हो, लीटर्स हो, नंबर्स हो, किसी भी तरह की हमारी यूनिट हो, उन सभी यूनिट को एक सिंगल यूनिट के अंदर कन्वर्ट किया जा सके। तो वो होता है आपका स्टैंडर्ड आवर। स्टैंडर्ड आवर को यूज़ किस तरह करते हैं वो देख लो।
द स्टैंडर्ड आवर इज द क्वांटिटी ऑफ आउटपुट विच शुड बी प्रोड्यूस्ड इन 1 आवर। स्टैंडर्ड आवर क्या है कि आप 1 घंटे के अंदर, 1 आवर के अंदर कितना प्रोडक्शन करते हो, कितनी क्वांटिटी का, वो कहलाता है आपका स्टैंडर्ड आवर। अ स्टैंडर्ड आवर मे बी एन हाइपोथेटिकल आवर विच रिप्रेजेंट द अमाउंट ऑफ वर्क विच शुड बी परफॉर्म इन 1 आवर्स अंडर स्टेटेड कंडीशंस। मतलब क्या है, आपका स्टैंडर्ड आवर एक तरह से आपको रिप्रेजेंट करता है कि आपको एक स्पेसिफिक आवर के अंदर, एक स्टेटेड कंडीशंस के अंदर कितना काम करना है। A measure of standard hour is useful for the purpose of comparison of performance of one department to other। तो इसका यूज़ कहाँ करते हैं, हम जब कंपेयर करना होता है कि एक डिपार्टमेंट दूसरे के साथ कैसे काम कर रहा है, तो वहाँ पर हम इसका यूज़ करते हैं स्टैंडर्ड आवर्स का। इट इज़ ऑल्सो यूजफुल टू कंप्यूट एफिशिएंसी एंड एक्टिविटी रेशियोज। इसका यूज़ हम अपनी एफिशिएंसी और एक्टिविटी रेशियोज को भी कैलकुलेट करने में करते हैं। अब आप एग्जांपल देखिए। अब जैसे मैं बात करता हूँ कि मैंने 1 आवर के अंदर मैंने 10 मोबाइल्स का प्रोडक्शन किया है, तो यहाँ पर मेरा स्टैंडर्ड आवर क्या हो जाएगा, मतलब मेरे पास आवर 1 था और मोबाइल 10 है, मतलब मैंने टोटल यूनिट 10 है, तो यहाँ पर स्टैंडर्ड आवर हो जाएगा कि 1 आवर के अंदर अब कम से कम मेरे को 10 मोबाइल्स का प्रोडक्शन करना है। अब हो सकता है मेरी जो कंपनी है, मेरी इंडस्ट्री है, वो दिन में 10 आवर्स काम करती है, तो वहाँ पर क्या हो जाएगा स्टैंडर्ड आवर कि अब मेरा जो प्रोडक्शन होना चाहिए कम से कम उस दिन के अंदर मेरे को 100 यूनिट का प्रोडक्शन चाहिए। हो सकता है बाय चांस कि मैंने 20 किलो स्वीट्स को प्रिपेयर किया, कितने आवर्स में, 2 आवर्स में। तो यहाँ मैं डिवाइड करूँगा और देखूंगा कि मैं 1 आवर के अंदर कितना प्रोडक्शन कर रहा हूँ स्वीट्स का। तो मैंने देखा कि 1 आवर के अंदर जो मेरा प्रोडक्शन है वो 10 kg है, तो मैं कह दूंगा कि अब इसी के हिसाब से आपको सारा का सारा काम करना है। मतलब यहाँ पर मैं अपने सारे काम को आवर्स के अंदर कंपेयर करता हूँ कि 1 आवर के अंदर मैं कितना काम कर पा रहा हूँ। फिर उसको एक कह सकते हैं एक पैरामीटर बना दिया जाता है, एक यार्डस्टिक बना दी जाती है कि अब इसी के हिसाब से आपको सारे अपने आउटपुट प्रिपेयर करने हैं। तो वो होता है आपका स्टैंडर्ड आवर। अब लास्ट है रिवीजन ऑफ स्टैंडर्ड। रिवीजन का मतलब क्या होता है कि किसी चीज़ को दोबारा से रिवाइज करना, उसमें कुछ चेंजमेंट कर कर उसको यूज़ करना, अपग्रेड करना। सो स्टैंडर्ड कॉस्ट आर बेस्ड ऑन अ नंबर ऑफ फैक्टर। तो आपकी जो स्टैंडर्ड कॉस्ट आप तैयार करते हैं बहुत सारे फैक्टर्स के ऊपर डिपेंड करती है आपकी स्टैंडर्ड कॉस्ट। दीज फैक्टर्स मे बी इंटरनल और एक्सटर्नल एंड मे वरी फ्रॉम टाइम टू टाइम डिपेंडिंग अपॉन डिफरेंट सिचुएशन। तो ये फैक्टर्स कैसे हो सकते हैं, कुछ इंटरनल फैक्टर्स होंगे, कुछ एक्सटर्नल होंगे, और ये फैक्टर्स हो सकता है कि टाइम टू टाइम अपने आप को चेंज करते रहें। जब ये फैक्टर्स चेंज हो रहे हैं तो हमारी स्टैंडर्ड कॉस्ट भी तो बदलनी चाहिए, तो उसी के लिए होता है आपका रिवीजन ऑफ स्टैंडर्ड्स। सो स्टैंडर्ड्स आर नॉर्मली सेट फॉर अ फिक्स्ड पीरियड फॉर 1 year and revised annually at the beginning of accounting period. If there are major changes, a revision may also be required within the accounting period. If there are minor change, the causes of difference between actual and standards may be explained without being revised the standard. अब इसमें 2 तरह की स्टैंडर्ड है। स्टैंडर्ड के अंदर आप देखो आपके इंटरनल फैक्टर्स होते हैं, कुछ एक्सटर्नल फैक्टर्स होते हैं जो टाइम टाइम पर बदलते रहते हैं, और कहीं ना कहीं इन फैक्टर्स की वजह से ही हम अपने स्टैंडर्ड कॉस्ट को चेंज करते हैं। अब देखते हैं कि जो हमने कोई स्टैंडर्ड कॉस्ट प्रिपेयर करी है वहाँ पर अगर कह सकते हैं कोई मेजर चेंज आ रहा है। हो सकता है जब मैंने स्टैंडर्ड कॉस्ट को तैयार किया, मेरे रॉ मटेरियल की कॉस्ट थी उस टाइम पे 100 रुपीज़, और आज के टाइम पे उसकी कॉस्ट अब जो एक्चुअल हो गई है वो 120 रुपीज़ हो गई है। मतलब एक मेजर चेंज है, क्योंकि 20% का चेंज आ गया है इसकी प्रोडक्शन जो इसकी वैल्यू थी उसके रॉ मटेरियल वैल्यू के अंदर। तो इस तरह के जो भी चेंजेस आते हैं, मतलब कोई अगर मेजर चेंज आता है तो उसके लिए मैं अपने स्टैंडर्ड कॉस्ट थी उसको मैं रिवाइज करूँगा, अपने स्टैंडर्ड को रिवाइज करूँगा और चेंज कर कर अब जो मेरी नई कॉस्ट होगी उसके हिसाब से उसको कन्वर्ट कर दूंगा उनको। तो मतलब अगर कोई मेजर चेंज आ रहा है, अगर कोई बड़ा चेंज आ रहा है तो उसको उसी साल के अकाउंटिंग पीरियड के अंदर मैं रिवाइज कर कर उसको अप्लाई कर दूंगा। अगर कोई छोटा मोटा चेंज आ रहा है, हो सकता है मेरी रॉ मटेरियल की कॉस्ट पहले 100 रुपये थी और अब वो 101 रुपये हो गई है,
तो कोई बहुत बड़ा चेंज नहीं है, सिर्फ 1 रुपीज़ का फैक्टर है, मतलब 1%। तो इसको मैं क्या करूँगा, शो नहीं करूँगा, ना ही इसके लिए अपने स्टैंडर्ड्स को रिवाइज़ करूँगा। जो स्टैंडर्ड कॉस्ट मेरी पहले थी वही मेरी आज भी रहेगी, बस जो भी डिफरेंस है 1 रुपये का मैं इसको अलग से शो कर दूंगा कि हाँ पहले इसका मटेरियल का जो भी वेरिएंस आ रहा है उसका रीज़न क्या है। रीज़न ये है कि जो मेरा रॉ मटेरियल की वैल्यू थी वो 1 रुपये इंक्रीज़ हो गई है। तो अगर आपका जो डिफरेंस आता है, चेंजेस आते हैं, वो बहुत ज़्यादा होते हैं, तो वहाँ पर अपने स्टैंडर्ड्स को चेंज कर देते हैं, उनको रिवाइज करते हैं उसी स्पेसिफिक अकाउंट पीरियड के अंदर। और कोई छोटे मोटे चेंज आते हैं, माइनर चेंज आते हैं, तो वहाँ पर हम अपने स्टैंडर्ड्स को चेंज नहीं करते। नॉर्मली कौन कौन सी कंडीशंस होती हैं जहाँ पर आपको रिवाइज करना होता है अपनी स्टैंडर्ड कॉस्ट को। सबसे पहला फैक्टर है, सबसे पहला कह सकते कंडीशन है कि चेंज इन द प्राइस लेवल ऑफ मटेरियल, लेबर एंड ओवरहेड्स। मतलब डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर और आपके जो भी इनडायरेक्ट खर्चे होते हैं उनके प्राइस लेवल में कोई चेंजमेंट होता है तो हमें रिवाइज करना होता है अपनी स्टैंडर्ड कॉस्ट को। दूसरा है टेक्नोलॉजिकल चेंज, हमने किसी टेक्नोलॉजी को बदला है। हो सकता है अभी तक हम ह्यूमन रिसोर्स का मैक्सिमम यूज़ कर रहे थे, अब हमने रैंडमली मशीन्स का यूज़ करना शुरू कर दिया, तो वहाँ पर हमें स्टैंडर्ड को अपने रिवाइज करना पड़ेगा। तीसरा है चेंज इन प्रोडक्शन मेथड और प्रोडक्ट मिक्सेस। अब प्रोडक्ट हो सकता है पहले हम 2 ही प्रोडक्ट को तैयार करते थे, अब हमने 4 तरह के प्रोडक्ट को तैयार करना शुरू कर दिया है। प्रोडक्शन मेथड पहले हम मशीन के ऊपर डिपेंड थे, आज के टाइम पे हम कैसे ह्यूमन रिसोर्स पे डिपेंड हो गए, अपने प्रोडक्शन मेथड को बदल दिया, तो हमें रिवाइज करना पड़ेगा अपनी स्टैंडर्ड कॉस्ट को। नेक्स्ट है चेंज इन प्लांट कैपेसिटी। अब जो भी प्लांट की कैपेसिटी थी उसका यूटिलाइजेशन लेवल भी चेंज हो रहा है, तो उसके अंदर भी आपको रिवाइज करना पड़ेगा स्टैंडर्ड कॉस्ट को। नेक्स्ट एरर डिस्कवर्ड इन सेटिंग स्टैंडर्ड। अब आपने स्टैंडर्ड जब फिक्स करे थे, कह सकते हैं स्टैंडर्ड कॉस्ट को बनाने के लिए, आपको बाद में पता लगा कि उसके अंदर कोई एरर था, तो उस एरर को रिमूव करने के लिए भी आपको अपनी स्टैंडर्ड कॉस्ट को रिवाइज करना पड़ेगा। नेक्स्ट है चेंज इन डिज़ाइन और स्पेसिफिकेशन। अब आप जो भी काम कर रहे थे अगर उसके अंदर कोई डिज़ाइन में चेंज आता है, स्पेसिफिकेशन में कोई चेंज आता है, तो उसके लिए भी आपको अपने स्टैंडर्ड्स को चेंज करना पड़ेगा, रिवाइज करना पड़ेगा। या चेंज इन पॉलिसी ऑफ ऑर्गेनाइजेशंस। मैंने आपको क्या बताया था कि स्टैंडर्ड का बेस क्या होता है, हम देखते हैं हमारे ऑर्गेनाइजेशन की पॉलिसी क्या है, स्टैंडर्ड क्या है, उसके हिसाब से अपनी स्टैंडर्ड कॉस्ट को प्रिपेयर करते हैं। अगर वो पॉलिसी चेंज हो रही है तो हमें हमारी स्टैंडर्ड कॉस्ट को भी रिवाइज करना पड़ेगा। और लास्ट है चेंज इन गवर्नमेंट पॉलिसी अफेक्टिंग द प्रोडक्ट्स और ऑर्गेनाइजेशन एक्सेट्रा। और अगर कोई गवर्नमेंट की ऐसी पॉलिसी आती है जो हमारे प्रोडक्ट को, हमारे ऑर्गेनाइजेशन को इफेक्ट कर रही है, तो उसके लिए भी हमें अपने स्टैंडर्ड कॉस्ट को रिवाइज करना पड़ेगा। तो ये बेसिक कॉन्सेप्ट था आपका रिवीजन ऑफ स्टैंडर्ड। मतलब अगर कोई चेंज आता है तो हम स्टैंडर्ड कॉस्ट को कब चेंज करेंगे। हो सकता है मैंने स्टैंडर्ड कॉस्ट मेरी पहले 10 रुपीज़ थी, लेकिन जब चेंज आएंगे कॉस्ट मेरी 10 रुपीज़ थी पहले स्टैंडर्ड कॉस्ट, अब रॉ मटेरियल एकदम से महंगा हो गया, तो मैं क्या करूँगा, इस स्टैंडर्ड कॉस्ट को अब मैं 11 रुपीज़ बना दूंगा, रिवाइज कर चेंज कर। तो ये आपके पॉइंट थे रिवीजन ऑफ स्टैंडर्ड्स के। सो आई होप आपको सारे पॉइंट्स क्लियर हो गए होंगे। अगर आपको कोई इशू है, कोई डाउट है, तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर मुझसे पूछ सकते हैं। और अब आप मुझे मेरे इंस्टाग्राम और टेलीग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं। तो मिलते हैं जल्दी एक नई वीडियो के साथ, नेक्स्ट यूनिट के साथ। सो स्टे ट्यून, स्टे कनेक्टेड विद स्कोर मैक्स।